नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? तो देखिए, आज जो अपनी क्लास होगी वह प्रैक्टिस क्लास है वर्णमाला की, क्योंकि हम वर्णमाला पढ़ चुके हैं काफी अच्छी तरीके से और आज उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चंस की अगर बात करूं, क्वेश्चन की अगर आपसे बात करी जाए तो फटाफट से जो जो क्वेश्चन आपके सामने आते जाए उनका आप आंसर देते चले जाओगे। और ये जो क्यूआर कोड है इसको आप स्कैन करके किसी भी क्लास की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो फ्री में। अच्छा देखो भाई, पहला ही क्वेश्चन काफी शानदार है, सभी लोग बताएंगे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फटाफट से छापेंगे कमेंट बॉक्स में जी हाँ, और मैं जब तक आपकी क्लास खोलकर रख लेता हूं। जी हाँ भाई, जी चलिए भाई, तो जी हाँ मैंने आपकी क्लास खोल ली है। जी भाई, खुल गई आपकी क्लास जी। तो चलिए फटाफट से बताएंगे कमेंट के माध्यम से क्या जो मेरी आवाज है वह प्रॉपर तरीके से आपके पास पहुंच रही है या फिर प्रॉपर तरीके से आपके पास मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। जी हाँ, फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए भाई, चलिए चलिए, क्वेश्चन नंबर एक का आंसर देंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर एक का आंसर क्या निकल सकता है, इसका आंसर क्या होगा, सभी लोग बताएंगे फटाफट से कमेंट बॉक्स में। क्या है भाई, पंचमा अक्षर किसे कहते हैं? मतलब आपने पढ़े होंगे का वर्ग, आपने पढ़े हैं का वर्ग, आपने पढ़े हैं आपके, और क्या है भाई, चा वर्ग आपने पढ़ा है, और आपने ता वर्ग आपने पढ़ा है, आपने ता वर्ग पढ़ा है, और क्या पढ़ा है, आपने पा वर्ग पढ़ा है। ये सभी वर्ग आपने पढ़े हैं। इनके पंचमा अक्षर कौन कौन से होते हैं आपको बताना होगा। देखो, अगर आपने पढ़ा होगा ये आपके का वर्ग का पंचमा अक्षर है, ये चा का है, ये टा का है, ये है आपके ता का, ये है आपके पा वर्ग का। ये सभी के सभी आपके पंचमा अक्षर होते हैं, आप सभी को पता होगा। यहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं का वर्ग का उच्चार स्थान, तो इसका उच्चार स्थान सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्या होता है? देखो, कंठ होता है आपको। चलिए, चा वर्ग का क्या होता है? तालु होता है। हाँ जी, तालु होता है। टा का होता है मूर्धा, मूर्धा होती है। ता का होता है क्या? दंत्य। क्या होता है? दंत होता है। पा का होता है आपका ओष्ठ। क्या होती है भाई? ओष्ठ होती है। तो ये सभी होते हैं इसके उच्चार स्थान। जी हाँ। अरे सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, सभी को जय श्री कृष्णा। चलिए, क्या है भाई, पंचमा अक्षर हमने पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं आगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है भाई। हमसे पूछा है भाषा की सबसे छोटी इकाई बताओ। तब तक आप इसका आंसर दोगे, तब तक मैं 2 घूंट पानी पी लूं। चलिए। जी हाँ भाई, आप बताएंगे भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? देखो, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि वर्ण या फिर इसी को कहते हैं ध्वनि। और इन दोनों में मैंने आपको अंतर भी स्पष्ट कराया था, इनमें अंतर क्या होता है। और अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, इससे बड़ी इकाई होती है अक्षर। इससे बड़ी इकाई क्या होती है? इससे बड़ी इकाई होती है आपकी शब्द। इससे बड़ी इकाई होती है आपकी पदबंध। पदबंध। अरे गलत लिख लिख दिया भाई, गलत लिख दिया भाई, गुरुजी से गलती हो गई, गुरुजी को माफ करें। हाँ जी, पदबंध। पदबंध हो गया। पदबंध से बड़ी इकाई, पदबंध से बड़ी इकाई है आपकी क्या? पदबंध से बड़ी इकाई होती है उपवाक्य। क्या होती है? उपवाक्य होती है। उपवाक्य से बड़ी इकाई सभी लोग को पता है वाक्य होती है। सर अब तो रट चुका है हमको। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अथवा ध्वनि। सबसे बड़ी इकाई होती है वाक्य। सबसे सार्थक छोटी इकाई होती है शब्द। क्या होती है? शब्द। और शब्द को सभी को पता होगा पद के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आंसर है आपका वर्ण। और मैं आपको वर्ण और ध्वनि में अंतर भी स्पष्ट करा चुका हूँ कि वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या होता है। आप सभी जानते हो, कमेंट बॉक्स में बताना अगर आप जानते हो। य र ल व ये सभी क्या है, फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ये सभी क्या है? य र ल व। जी जी बिल्कुल। क्या ये अंत्यस्थ व्यंजन है? क्या ये अल्प प्राण है? क्या ये आपके एक और दो दोनों है? क्या ये संयुक्त व्यंजन है? तो देखो, क्या है भाई, आप बताएंगे ये सभी क्या होते हैं, फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। देखो भाई, इन सभी को हम जानते हैं अंत्यस्थ व्यंजन के नाम से। इन सभी को जानते हैं हम अंत्यस्थ व्यंजन के नाम से। जी हाँ भाई। अच्छा जी। और चलिए भाई, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा आपके अघोष वर्ण है? सभी लोग बताएंगे अघोष वर्ण। सभी बताएंगे अघोष वर्ण कौन से हैं। देखो, अगर मैं आपसे बात करूं अघोष की, अगर मैं आपसे बात करूं अघोष की, या फिर मैं आपसे बात करूं सघोष की,
तो ये दो ऐसे टॉपिक होते हैं जहां से क्वेश्चन बनने की अति संभावना होती है और यहीं से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अघोष होते हैं आपके कौन कौन से? अघोष होते हैं आपके प्रत्येक वर्ग के कौन कौन से वर्ण होते हैं भाई? प्रत्येक वर्ग के होते हैं आपके पहले और दूसरे, प्रत्येक वर्ग के होते हैं पहले और दूसरे जो वर्ण होते हैं वे कहलाते हैं अघोष वर्ण। और अगर मैं बात करूं आपके किसकी, अगर मैं बात करूं आपसे सगोस की, तो प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा जो वर्ण होता है वे कहलाते हैं आपके सघोष। सघोष। और जो सभी के सभी, जो आपके सभी के सभी क्या होते हैं, जो सभी के सभी आपके जो स्वर होते हैं वे कहलाते हैं आपके, वे कहलाते हैं आपके सघोष। क्या कहलाते हैं? स्वर। अच्छा, आपका कुछ कमेंट आ रहा है। जी जी जी। अच्छा 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 जी, अच्छा अच्छा, समझ गए जी, समझ गए, समझ गए जी, समझ गए, बिल्कुल बिल्कुल हम समझ चुके हैं, बिल्कुल हम समझ चुके हैं। देखो, यहाँ पर मैंने आपसे कहा य र ल व ये क्या है? ये क्या है भाई? देखो, ये अंत्यस्थ व्यंजन तो है ही। मैंने अल्प प्राण तो पढ़ा ही नहीं था मैंने अल्प प्राण तो देखा ही नहीं। ये आपके अल्प प्राण भी हैं, ये आपके अल्प प्राण भी है भाई, ये है आपके अल्प प्राण भी है। तो यहाँ से इसका आंसर होगा एक और दो दोनों। क्या क्या हो जाएगा? एक और दो दोनों। अब फटाफट से अल्प प्राण को समझो। अल्प प्राण मैं आपको बता चुका हूं, अल्प प्राण क्या है? अल्प प्राण। अल्प का मतलब होता है आपके, अल्प का मतलब होता है कम, प्राण का अर्थ होता है वायु, जिनके उच्चारण में कम वायु बाहर आए मुंह से, तो उनको कहते हैं आपके अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वे आते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत। और अंतःयस्त भी व्यंजन इसके अंतर्गत आते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन भी इसके अंतर्गत आते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। जी हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, गलती हो गई, गलती हो गई, कोई बात नहीं। चलिए, मैंने वो पढ़ा नहीं था। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? क्या है भाई क्वेश्चन नंबर 5? जिन वर्णों के उच्चारण में मुंह से अधिक वायु बाहर निकले उनको क्या कहते हैं? अभी अभी तो हमने अल्प प्राण पढ़ा था। जिनके उच्चारण में मुंह से कम वायु बाहर आती है, जिनके उच्चारण में मुंह से अधिक वायु बाहर आए, उनको कहते हैं आपके महाप्राण। क्या कहते हैं? महाप्राण। कहाँ गए भाई अपने महाप्राण? ये रहे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और जो चौथा वर्ण होता है, दूसरा और जो चौथा, अरे यार क्या हो रहा है आज, तो पता ही नहीं। आज शायद मेरी तबीयत थोड़ी अभी तक ठीक नहीं हुई है, कल भी खराब थी, आज भी थोड़ा थोड़ा बहुत इशू है। कोई ना भाई, समस्या बनी रहती हैं, लेकिन उनसे लड़ने वाले को तो इंसान कहते हैं। क्या है? दूसरा वर्ण होता है। ठीक है भाई। और अल्प प्राण, अच्छा देखो, इसके अंतर्गत आपके ऊष्म व्यंजन भी आते हैं, ऊष्म व्यंजन भी आते हैं इसी के अंतर्गत। चलो भाई, और देखो, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है? फटाफट से बताओगे सभी लोग, इनमें से कौन सा आपका अल्प प्राण है? देखो, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वे होते हैं आपके अल्प प्राण। तो पा तो आपका पहला ही है, पा तो आपका पहला ही है, तो पा वर्ग का पहला ही है, तो इसका आंसर पा हो जाएगा, कहीं पर और जाने की जरूरत नहीं है। धा की बात करूं तो ये बताओगे ये किस वर्ग के अंतर्गत आता है? धा की बात करूं, सॉरी झा की बात करूं ये भी बताओगे, घा की बात करूं ये भी बताओगे। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आंसर आपका निकल सकता है? फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। जी हाँ भाई, बिल्कुल बिल्कुल, अरे क्या बात है, अरे भाई राधे राधे, अरे भाई राधे राधे। देखो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का ट्रेंड हो गया पुराना, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और जय श्री राम का ट्रेंड है नया। देखो भाई, इनमें से कौन सा ओ का उच्चारण स्थान है? तो देखो, उच्चारण के आधार पर भी हम स्वरों को पढ़ चुके हैं, व्यंजन को भी हम जान चुके हैं कि उच्चारण के आधार पर कौन कौन से व्यंजन होते हैं। जी हाँ, इनमें से उच्चारण के स्थान पर आपको स्वर बताने होंगे। उच्चारण के स्थान पर आपका कौन सा ओ का उच्चारण स्थान क्या है? फटाफट से बताएंगे। जी हाँ भाई, जी 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 जी, फटाफट से बताएंगे ओ का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? देखो देखो, यहाँ से ओ जो होता है ना, ये होता है आपके संयुक्त, संयुक्त स्वर होता है आपका ओ। क्या होता है? संयुक्त स्वर होता है आपका ओ। और अगर मैं बात करूं आपके ओ की, तो ये बनता है छोटे आ से, और किससे भाई? छोटे ऊ से मिलकर बनता है ओ। अच्छा, छोटे आ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, छोटे ऊ का उच्चारण स्थान क्या होता है? छोटे ऊ का उच्चारण स्थान होता है आपका ओष्ठ। क्या होता है भाई? ओष्ठ होता है छोटे ऊ का उच्चारण स्थान। तो इसको हम कह देते हैं कंठ ओष्ठ। क्या कह देते हैं? कंठ ओष्ठ कह देते हैं। और ये मैं आपको
बता चुका हूँ अपनी पिछली क्लास में। कंठ्य ओष्ठ है, क्या है भाई, कंठ्य ओष्ठ कह देते हैं इनको। तो यहाँ से देखो भाई कंठ्य ओष्ठ, हाँ जी बिल्कुल सही है, विकल्प नंबर ए में है। बिल्कुल घबराने की तो बात है ही नहीं। मूर्धा के आधार पर कौन सा स्वर होता है, रे से ऋषि होता है। तालु के आधार पर होता है छोटी ई बड़ी ई। और दंत्य ओष्ठ की अगर मैं बात करूं, दंत्य ओष्ठ तो कुछ होता ही नहीं है भाई, कंठ्य ओष्ठ तो होते हैं। कंठ्य ओष्ठ, कंठ्य ओष्ठ तो होता है, कंठ्य ओष्ठ होते हैं कौन से, कंठ्य ओष्ठ होते हैं आपके छोटी ए और बड़ी आई, ये होते हैं दो कंठ होस्ट। अच्छा आगे चलो भाई, गा का उच्चारण स्थान कौन सा है, सभी लोग बताएंगे गा का उच्चारण स्थान क्या होता है, फटाफट से छापेंगे कमेंट बॉक्स में। कोई सुझाव है वो भी छापेंगे, कुछ कहना हो वो भी छापेंगे। और सभी को दीपावली जो आपकी आने वाली है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। सभी के परिवार में माता लक्ष्मी जी का भंडार सदा भरपूर रहे और सभी के परिवार में खुशियां रहें, सभी के परिवार के सदस्य आपके निरोगी रहें, निरोगी काया हो, कोई भी रोग आपको ना लगे और आप इसी तरह से पढ़ते रहें। चलिए चलिए, गा का उच्चारण स्थान, गा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, आप सभी को बताना होगा। गा का उच्चारण स्थान क्या होता है, बताइए भाई, गा का उच्चारण स्थान क्या होगा। यहाँ से देखो, गा की अगर मैं बात करूं तो ये आपका का वर्ग का तीसरा व्यंजन है। कौन सा है भाई, का वर्ग का आपका तीसरा व्यंजन है आपका गा। किसका है भाई, का वर्ग का है आपका तीसरा व्यंजन। देखो अगर मैं आपसे बात करूं का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, उच्चारण स्थान क्या होता है कावर का, कावर का उच्चारण स्थान होता है आपके कंठ है, क्या होता है, कंठ होता है कावर का उच्चारण स्थान। अच्छा जी, ये चीज हमने पढ़ ली है। अच्छा सर, ये चीज तो हमने पढ़ ली। तो देखो कावर का तीसरा वर्ग, कावर का तीसरा व्यंजन है आपका का, तो इसका भी तो होगा आपका क्या, इसका भी होगा कंठ। तालु की बात करूं तो पूरा का पूरा चा वर्ग, पूरा का पूरा चा वर्ग आता है। दंत की बात करूं तो ता वर्ग आपका आता है दंत में। और ओष्ठ की बात करूं तो पूरा पूरा पा वर्ग आता है आपके ओष्ठ में। ये भी चीज आपको याद रखनी है। देखो निम्नलिखित में से दंत्य वर्ण है, आपको बताना होगा निम्न में से कौन सा आपका दंत्य वर्ण है। फटाफट से बताएंगे कमेंट बॉक्स में, दंत्य वर्ण आपका कौन सा होता है। चलिए चलिए चलिए, जी हाँ भाई, जी जी जी। तो दंत्य दंत्य वर्ण आपको बताना होगा, दंत्य वर्ण आपका कौन सा होता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी भाई जी। दंत, जिनका उच्चारण दंत के आधार पर होता है। अच्छा जी, सी 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 सी, अरे क्या बात है भाई, क्या बात है, आपके आंसर इतनी तेजी से। देखो इसका उच्चारण जी हाँ बिल्कुल ता का होता है दंत के आधार पर। ता वर्ग के अंतर्गत पांच आपके व्यंजन आते हैं, ता था दादा ना, क्या है, देखो बेसिक वर्णमाला का ज्ञान सभी को होना चाहिए। ता, ता था दा धा ना, ये आपके पांच व्यंजन आते हैं, इन सभी का होता है दंत, क्या होता है दंत, क्योंकि आप इनको बोलकर भी देख सकते हैं, ता थ द ध न। तो इनके उच्चारण में ना जो आपकी जुविया है वो दांत को छूती है, उसी के आधार पर इनको कहते हैं दंत। अच्छा जी, चा की बात करूं, पढ़ चुके हैं। चा की अगर मैं बात करूं, तालु होता है, क्या होता है, तालु होता है। या की बात करूं तो आप बताओगे कि या किसके स्थान से बोला जाता है। फा की बात करूं तो फा है आपका ओष्ठ, क्या है, ओष्ठ है आपका फा। अच्छा आगे चलो भाई, आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अमात्रिक है, कौन सा आपका शब्द अमात्रिक है। मतलब हमसे पूछा गया है कौन से शब्द में कोई भी मात्रा नहीं है। और एक और क्वेश्चन बनता है कि किस, ये मैं आपको बता भी चुका हूं, किस स्वर की कोई मात्रा नहीं है। फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का भी आंसर। इन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, मतलब जिसमें कोई मात्रा ही नहीं है। देखो अगर मैं इसके शब्द विच्छेद की बात करूं तो ना प्लस चा प्लस न प्लस बड़े आ की मात्रा, क्या है भाई, प्लस है इसमें बड़े आ की मात्रा। डाकघर की बात करूं तो देखो ड प्लस बड़े आ की मात्रा है, प्लस है क प्लस घ प्लस रा। अच्छा, चटपट तो च प्लस ट प्लस प प्लस ट। अच्छा, कोलाहल क प्लस ओ प्लस ल प्लस आ प्लस ह प्लस ला। देखो इसमें आपकी कोई भी मात्रा नहीं है, इसका आंसर क्या होगा, सी। अरे क्या बात है यार, आपके आंसर तो मुझसे भी पहले आ गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 11, क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर देंगे। छा जो है आपका भाई किसके योग से बनता है, और छा आपका कौन सा होता है, छा होता है आपका संयुक्त, संयुक्त व्यंजन होता है छा, क्षत्रिय वाला छ।
जी हाँ, संयुक्त व्यंजन होता है। संयुक्त व्यंजन की संख्या, अरे सर ये तो अब तो हमको रट गई, 4 होती है, 4 होती है। अच्छा, का, स, अच्छा, तो देखो भाई, इनके नीचे हमको हलंत का प्रयोग भी करना आवश्यक होगा। इनके नीचे हलंत का प्रयोग भी आवश्यक होता है। देखो, अब अगर मैं बात करूं, छा बनता है आपके विकल्प नंबर ए के अनुसार, बिल्कुल सही है। कई सारे बच्चों का भी आंसर एकदम सही आया है। अच्छा जी, और क्या है भाई, और देखते हैं भाई फटाफट से। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ भाई, सही है भाई, सही है। अरे सही है। देखो, क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देंगे, हिंदी में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं? हिंदी में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं आपको बताना होगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में। 3 सेकंड का मैंने आपको टाइम दिया है, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। जी हाँ भाई। जी भाई, चलिए, तो हमने पानी आपका पी लिया है। और क्या है, हिंदी में भाषा की कुल वर्ण लिपियां बताइए भाई, कितनी होती है हिंदी में आपकी कुल कुल वर्ण लिपियां कितनी होती हैं? देखो, अगर मैंने आपको बताया था इससे पिछली वाली क्लास में, स्वर, स्वर की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। और वहीं पर अगर मैं व्यंजन की बात करूं तो इनकी संख्या होती है 33। कितनी होती है? 33 होती है। इसमें जुड़ते हैं आपके 4, तो जुड़ते हैं आपके संयुक्त व्यंजन, 2 जुड़ते हैं आपके आगत व्यंजन, 2 जुड़ते हैं आपके उच्चयुक्त व्यंजन, तब मुझको प्राप्त होता है 52। क्या होता है? 52 होता है। तो यहां से बनेगा 52। 33 होते हैं आपके व्यंजन। क्या होते हैं? 33 होते हैं व्यंजन। तो ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त क्या है? ह्रस्व दीर्घ और प्लुप्त क्या है भाई? देखो, ये चीज हम पढ़ चुके हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त, ये होते हैं आपके स्वर। क्या होते हैं? स्वर होते हैं। हस की बात करूं 4 होते हैं, दीर्घ की बात करूं ये होते हैं 7, और प्लुप्त स्वर की बात करूं इसका प्रयोग कहाँ होता है? किसी नाटक संवाद में, जहां पर हमको शब्द को थोड़ा लंबा खींचना हो। जैसे जैसे राम, क्या है भाई? राम। तो राम को, राम शब्द को मैंने थोड़ा बहुत लंबा खींचा, मैंने लंबा खींचकर बोलकर देखा, राम, क्या है? राम। तो यहाँ पर भी इसका प्रयोग होता है किसी नाटक और संवाद में। जी हाँ। व्यंजन की संख्या होती है कितनी? व्यंजन की संख्या होती है 33। किस स्वर की मात्रा नहीं है? किस किस स्वर की मात्रा नहीं है? मात्रा नहीं है तो वह आपका आ है, और विसर्ग कहते हैं इसको। अच्छा देखो भाई, निम्नलिखित में से घोष वर्ण कौन सा होगा? अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे घोष कौन सा है। और घोष को हम और किस नाम से जानते हैं? देखो, घोष कहूं या फिर मैं कहूं सघोष, सभी का अर्थ एक ही है। घोष कह दो, सघोष कह दो, तो ये सभी एक ही होता है। अच्छा जी, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं आपके आगे। अब देखते हैं भाई आपके आगे। अच्छा देखो, घोष सघोष की बात हो रही है ना। तीसरा, चौथा और जो पांचवा वर्ड होते हैं वे कहलाते हैं आपके सघोष। देखो भाई, च छ ये तो होगा दूसरा, क ख दूसरा, टा तो होगा पहला ही, जा होता है क्या? जा है आपका चा वर्ग का तीसरा व्यंजन, च छ ज। क्या है भाई? च छ ज। चा वर्ग का है तीसरा व्यंजन, इसका आंसर होगा विकल्प नंबर डी में। अरे क्या बात है, आपके आंसर तो मुझसे पहले आ रहे हैं। जी भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी जी का भंडार आपके घर में भरा रहेगा। देखो, मैं कोई बाबा नहीं हूं जो मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा मेरा अंदर से भावना है कि माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। क्योंकि जितना इस जीवन में, जितना, देखो, सभी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमको एक सिक्योर जॉब चाहिए। सिक्योर क्यों? ताकि एक आमदनी का स्रोत बने। क्या है? एक आमदनी का स्रोत बने, और उस पर हमको यकीन हो कि वह तो कहीं नहीं जाने वाला। वह तो आपका कहीं नहीं जाने वाला। यूपी पुलिस का, यूपी पुलिस में क्या है? देखो, इस ये जो है ना, 12th पास से आपकी वैकेंसी है, तो सैलरी भी आपकी अच्छी खासी है। और वर्दी पहनने का एक जुनून होता है, एक जज्बा होता है सभी में। वह हर किसी के नसीब में होता ही नहीं। अपने देश, अपने प्रदेश की सेवा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप में वो जुनून है ना, तो मैं उसका पूर्णतः सम्मान करता हूं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या आंसर निकल सकता है? फटाफट से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15 का निम्नलिखित में संयुक्त स्वर नहीं है। आपसे पूछा है संयुक्त स्वर निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? फटाफट से बताएंगे। जी, छोटी ए है, बड़ी ए है, छोटा सॉरी बड़ा ऊ है, और है आपका छोटा औ। फटाफट से बताएंगे। देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आपकी परीक्षा में, और इस प्रकार के क्वेश्चन को करने में हमको महारत हासिल है। तो क्या है भाई? देखो, कौन सा आपका संयुक्त स्वर नहीं है? तो ये आपका देखो, ए होता है, ए होता है,
और ओ होता है बड़ा ऊ आपका संयुक्त स्वर नहीं है, बड़ा ऊ आपका दीर्घ स्वर तो है, दीर्घ स्वर तो है लेकिन संयुक्त स्वर नहीं है। संयुक्त स्वर किसको कहते हैं? पढ़ चुके हैं हम, पढ़ चुके हैं कि जिन स्वरों का निर्माण किन्हीं दो स्वरों की सहायता से होता है उनको कहते हैं संयुक्त स्वर। देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वर्गों के महाप्राण वर्गों वाला वर्ग है? अच्छा जी, मतलब हमसे पूछा गया है कौन सा वर्ग में आपके सभी के सभी महाप्राण व्यंजन है। तो देखो भाई, महाप्राण की अगर मैं बात करूं तो जिनके उच्चारण में मुंह से अधिक वायु आए, जिनके उच्चारण में मुंह से अधिक अधिक वायु बाहर आए वे होते हैं महाप्राण। अब देखते हैं कि ये महाप्राण क्या बला है, ये महाप्राण क्या है। देखो भाई, तो वो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण होता है वे आते हैं महाप्राण के अंतर्गत। खा की बात करूं, खा होता है च छ ट ठ। अरे भाई यही है, यही है भाई, यही है, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होगा सी। अरे क्या बात है, आपके आंसर तो मुझसे भी पहले आ गए। अरे भाई वाह जी वाह, बिल्कुल बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए भाई, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्वेश्चन नंबर अगला। जी भाई, कौन सा अमानक वर्ण है? अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा आपका अमानक वर्ण है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगाकर इसको छापेंगे। कौन सा आपका अमानक वर्ण है? देखो, अमानक वर्ण क्या होता है? सबसे पहले जानो अमानक, अमानक का अर्थ क्या है? जो अब आपके मानक नहीं है, जो अब आपके स्वीकार नहीं है, उसी को तो कहते हैं अमानक। अच्छा सर, ये चीज हमको पता चल गई कि जो अब स्वीकार नहीं है, जो अब आपका मानक नहीं है, वह होगा अमानक, वह होगा आपका अमानक। अच्छा जी, ये चीज हमको पता चल गई ना। जी हाँ, देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं ना, तो ये सभी के सभी आपके मानक वर्ण हैं, ये सभी के सभी आपके मानक हैं, इनमें से कोई सा भी आपका अमानक नहीं है अगर इसके सही आंसर की अगर मैं बात करूं। लेकिन जो आपका जो अमानक जो वर्ण होता है, अमानक जो वर्ण होता है वे कुछ इस प्रकार का होता है, तो मैंने ये आपको पढ़ाया भी है। वह होता है कुछ इस प्रकार का, जिसका प्रयोग प्रारंभिक हिंदी में हम करते थे। वहां पर कुछ इस प्रकार का एक व्यंजन है, इसको अब अमानक सिद्ध कर दिया गया है, इसको अब मानते नहीं है, इसका प्रयोग अब हिंदी में नहीं करते हैं। लेकिन अगर मैं भा की बात करूं, भा को भी करते हैं, का को भी करते हैं, खा को भी करते हैं, का को भी करते हैं। लेकिन ये भा का ही तो रूप है, ये भा का ही तो एक रूप है। तो आयोग ने इसका आंसर भा माना है, आयोग ने इसका आंसर माना है भा। जो आपका भर्ती बोर्ड है उसने इसका आंसर माना है आ। तो हम इसका आंसर भा ही लेकर चलेंगे, क्योंकि हमको तो नंबर चाहिए साहब, हमको तो फुल में से फुल चाहिए। जी हाँ, तो आप भी इसका आंसर करेंगे भा। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? देखो भाई, देखो ये है अच्छा सा क्वेश्चन, ये है बेहतरीन क्वेश्चन, कुल स्वरों की संख्या। लेकिन अगर मैं आपको इसमें ई ऑप्शन देता हूं और उसमें 13 लिख देता हूं, तब आपका आंसर क्या होगा? हमेशा 13 होगा। अगर मैंने कुल की बात करी ना, तब आपका आंसर होगा 13, और सिर्फ स्वर की बात करी तब इसका आंसर होगा 11। दोनों का अर्थ आप समझ रहे हो? अगर 13 दे, कुल की बात करें तब तो होगा 13, और अगर कुल की बात नहीं की या फिर 13 आपको नहीं दिया तब इसका आंसर होगा 11। अच्छा, प्रारंभिक हिंदी की मैं अगर बात करूं, सभी लोग को पता होगा कि जो आपकी प्रारंभिक प्रारंभिक जो हिंदी होती है उसमें कितने स्वर होते हैं भाई? उसमें कितने स्वर हैं? उसमें 14 स्वर होते थे। अच्छा देखो, ये कौन से व्यंजन है आपके, फटाफट से बताओ कमेंट बॉक्स में, हम काफी तेजी से क्वेश्चन को कर रहे हैं। ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? चलिए, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जी भाई जी बिल्कुल, सभी का आंसर एकदम सही है, सभी का आंसर एकदम, अरे क्या बात है भाई, क्या बात है। तो सभी का आंसर यहाँ से होगा, क्या होगा? ये सभी होंगे आपके प्रकंपी तो नहीं होंगे, स्पर्श नहीं होंगे, स्पर्शी नहीं होंगे, ऊष्म संघर्षी नहीं होंगे, स्पर्श अरे यार क्या होंगे? देखो, ऊष्म संघर्षी होंगे। क्या होंगे? ऊष्म संघर्षी होंगे। क्यों? क्योंकि इनके उच्चारण में मुंह से गर्म वायु बाहर आती है, इन्हीं को कहते हैं ऊष्म व्यंजन। प्रकंपी, पूरी वर्णमाला के अंतर्गत केवल एक ही ऐसा वर्ण है जो प्रकंपित होता है, रा। क्या होता है? रा होता है आपका प्रकंपित, और इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अच्छा देखो, स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25। स्पर्शी व्यंजन आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 20 का तब तक आंसर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या निकल सकता है? तो कोई निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? कौन सा व्यंजन आपका पार्श्विक है? तो सभी लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में फटाफट से। जी हाँ भाई, पार्श्विक व्यंजन आपसे पूछा गया है, पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है? चलिए फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर। जी हाँ भाई, जी हाँ। कोई ए कर रहा है, कोई सी कर रहा है, कोई डी कर रहा है। अरे ये क्या है भाई?
सोच समझकर आंसर कीजिए क्वेश्चन का, सोच समझकर आंसर बताएंगे सभी लोग क्वेश्चन का कि इनका आंसर क्या निकल सकता है। हाँ जी बिल्कुल। देखिए कई सारे बच्चों ने इसका आंसर दिया है बी, बहुतायत मात्रा में आया है बी, तो बिल्कुल सही है। पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं, तो ये भी समझने वाली बात है, हर एक क्वेश्चन को हम छोड़ने वाले तो है नहीं। देखो पार्श्विक व्यंजन क्या है भाई, पार्श्विक व्यंजन की अगर मैं आपसे बात करूं, पार्श्विक व्यंजन कहाँ होते हैं, किसको हम पार्श्विक व्यंजन कहें, तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में जो आपकी जिह्वा है वह तालु को टच करती है और मुंह के अंदर बनने वाली हवा अगल बगल से बाहर आती है, उनको कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। इसके अंतर्गत आता है आपका ला, तो ये आप याद रखेंगे। अच्छा जी, और क्या है भाई, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, सभी लोग इसका आंसर देंगे, किन ध्वनियों को आपके अनुस्वार कहा जा सकता है, सभी लोग बताएंगे। स्वर के बाद में आने वाली नासिक की ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां। जी हाँ भाई, तो किनको अनुस्वार कहते हैं, स्वर के बाद आने वाली नासिक की ध्वनियों को कहते हैं आपके जो क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अच्छा सभी को पता चल गया। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 22 देखो, तो क्वेश्चन 22 में क्या, महाप्राण ध्वनियां व्यंजन वर्ग किससे संबंधित है, महाप्राण में कौन कौन से व्यंजन आपके शामिल होते हैं, फटाफट से बताओगे कमेंट बॉक्स में। ज्यादा समय मैंने आपको नहीं दिया है, 3 सेकंड का मैंने इस क्वेश्चन के लिए टाइम दिया है, आंसर आना चाहिए फटाफट से 3 सेकंड के अंदर। जी हाँ भाई, जी भाई। चलिए, तो जी कई सारे बच्चों का आंसर बी आ रहा है, बी 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 गलत है, बी बी आपका गलत है। और क्या है भाई, डी डी, अच्छा क्या बात है जी, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, दूसरा और चौथा वर्ण होते हैं महाप्राण के अंतर्गत। तो देखिए भाई, आज की क्लास में आपके लिए इतने ही क्वेश्चन थे, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे बताएंगे कि कौन कौन से व्यंजन आपके छूट गए, और साथ के साथ आप मुझको बताओगे कि आपके क्या भाई, आपके डाव ढा डाव ढा इनसे मैं किसी शब्द की शुरुआत कर सकता हूँ क्या, अगर इनसे मैं किसी शब्द की शुरुआत करता हूँ तब मुझको क्या परिवर्तन करना होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से बताएंगे। जी हाँ भाई जी, और कुछ सुझाव है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। हाँ जी 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 भाई, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी भाई, देखो भाई, अगर मैं बात करूं आपके डा ढा की, तो सभी लोग को पता होगा कि ये कौन से व्यंजन है, ये है आपके उत्क्षिप्त, कौन से उत्क्षिप्त व्यंजन है ये सभी आपके। अच्छा, अब ये उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है, सभी को पता होना चाहिए कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं ये दोनों आपके, इनकी संख्या होती है 2, इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं हो सकती, ये आप याद रखोगे, इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होगी, अगर इनसे किसी शब्द की शुरुआत होती है तब इनके नीचे मैं नुक्ता का प्रयोग तो कतई भी नहीं करूंगा, मैं नुक्ता का प्रयोग कर ही नहीं सकता इनके नीचे, क्योंकि इनके नीचे नुक्ता का प्रयोग नहीं होगा। अगर मैं लड़का लिखता हूँ, लड़का, या फिर मैं पेड़ लिखता हूं तब इसके नीचे नुक्ता का प्रयोग होगा, लेकिन पहला ही वर्ड ये हो तब इसके नीचे नुक्ता का प्रयोग हम नहीं करेंगे, ये आप याद रखेंगे। अच्छा चले भाई आगे। अच्छा, और आप सभी लोग मुझको कमेंट बॉक्स में बताओगे कि मैंने आपको कहा था अयोगवा, मैंने क्या कहा था, अयोग, अयोग वहां मैंने आपको कहा था, तो आप मुझको ये बताओगे अयोग वाह आपके कौन कौन से व्यंजन होते हैं, किस व्यंजन को मैं अयोग वाह कहता हूँ। जी हाँ, फटाफट से बताओगे कमेंट बॉक्स में। चलिए चलिए फटाफट से, और अगर आपको किसी भी क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, वहां से आप तुरंत पीडीएफ पर चले जाओगे, और कोई सुझाव है आपका वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, आप स्वतंत्र हो। जी हाँ भाई बिल्कुल। जी जी जी, चलिए चलिए चलिए, जी हाँ। अरे हम क्वेश्चन पर कहाँ थे भाई, क्वेश्चन था अपना ये ना, भाई अयोग वाह, अयोग वाह के बारे में सभी लोग बताएंगे, अयोग वाह आपके क्या होते हैं, फटाफट से इस क्वेश्चन के बारे में आंसर देंगे अयोग वाह। अच्छा देखो, अयोग वाह की बात करूं तो ये आपके होते हैं अंग और अह। हाँ भाई, ये अगर मैं आपसे बात करूं क्या ये जो चंद बिंदु वाले शब्द हैं क्या ये संस्कृत की ध्वनि है, तब आपका आंसर होगा सर आप ही ने तो पढ़ा है, ये है आपकी हिंदी की ध्वनि, ये है आपकी हिंदी की ध्वनि, ये संस्कृत में नहीं पाई जाती है। और रेफ किसको कहते हैं ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे, हलंत का प्रयोग कहाँ होता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। और अगर मैं बात करूं ऐसे जो शब्द होते हैं ना, ये होते हैं हमेशा तद्भव, क्या होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं, ये भी आप आंसर कर सकते हो। अच्छा जी, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो। जी 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 भाई बिल्कुल। देखो, अरे भाई सभी को राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है क्लास में। जी हाँ, सभी का स्वागत है क्लास में। अच्छा देखो, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां यहाँ पर है जी, और क्या है, या की अगर बात करूं, या किस किस प्रकार का व्यंजन है, ये है आपके अंत्यस्थ का,
अंत्ययस्त का अंत्ययस्त व्यंजन की संख्या होती है 4। कौन कौन से, सभी को पता होगा, य, र, ल, व। आप कमेंट बॉक्स में मुझको बताओगे वतस्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, वतस्य व्यंजन कौन कौन से हैं, ये भी फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओगे। जी हाँ भाई, सभी लोग बताओगे इन क्वेश्चन का आंसर। चलिए चलिए चलिए, वतस्य व्यंजन। तो देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको कराई थी सरला। सा होता है, रा होता है, ला होता है, ये तीनों होते हैं वतस्य व्यंजन। इसका आंसर भी आपको पता होगा। तो आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब, कुछ सुझाव वो कमेंट बॉक्स में देंगे। फिर मिलते हैं कल, कल मिलते हैं भाई इसी क्लास में। अच्छा जी, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा और राधे राधे।